मैं थोड़ा सा खाका बना देता हूं मैंने अभी तक में क्या बताया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मूल के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे ई भी लगाते हैं, मैं ई छोड़ देता हूँ कभी कभी। ठीक, तो मैंने आपको बताया था मूल बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, मूल बेसिकली एक यूनिट है। किसका यूनिट है? नंबर का। क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, आयंस है, इन सबको काउंट करने के लिए बेसिकली आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक ऐसे सिस्टम की जो कन्वीनियंट हो। वहां पे जो एक कन्वीनियंट सिस्टम है वो क्या है? बेसिकली मोल है। तो बेसिकली मोल है क्या आपका? बोलिए। द यूनिट ऑफ नंबर। बस इतनी ही बात है। आप किसी सब एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूलर को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए एक सिस्टम बनाए हुए हैं, उसी सिस्टम का नाम मोल है। ठीक है, अब सिस्टम बनाए हुए हैं तो नंबर के साथ उसका रिलेशन भी होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि एक मोल कितना क्वांटिफाई करता है। ये बातें तो मैंने की थी, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बाबू? 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ एनीथिंग। मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। अब वहां जो मैंने एनीथिंग बताया था, मतलब आप उसको एनीथिंग कह सकते हैं, बट इस वर्ल्ड के लिए, ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, उसके लिए ये कन्वीनियंट है क्या? ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको इस वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग अपने दुनिया में इसको कोई यूज नहीं करते। कहाँ यूज करते हैं इसको? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मोल काउंट कैसे करें। मोल काउंट कैसे करें? अगर आपको सब्सटेंस दे दिया जाए, उसका नंबर दे दिया जाए, तो आप कैसे मोल काउंट करेंगे? इसके लिए बेसिकली हम लोगों ने 3-4 टाइप के फॉर्मूले देखे थे कि नहीं देखे थे? बोलिए। मोल काउंट करने के लिए 3-4 टाइप के फॉर्मूले देखे। पहला कौन सा था? अगर आपको किसी पार्टिकल्स का, पार्टिकल मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, किसी का भी अगर नंबर सीधा दे दिया जाए, समझ रहे बातों को? क्या दे दिया जाए आपको? नंबर, तो कैसे मोल निकालेंगे? तो पहले मैंने आपको बताया था, when we have number of particles, तब कैसे मोल निकालना है। तब हम लोग मोल कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? एवोगाड्रो। ये आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पहले भी देखा, इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर। और डिनोट कैसे करेंगे? तो अगर कहीं आपको ऐसा दिखा रहे तो आपको समझना है कि मैंने यही लिखा है, 6.023 10⁻। कोई दिक्कत? ठीक, तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। इससे आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। जैसे एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए H2 के आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं 6.023 10⁻26। कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं? आपसे पूछा कितना मोल H2 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितना मोल H2 है। तो आप क्या करते थे? सीधा मोल इक्वल टू, ये क्या हो गया? गिवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया आपका गिवन नंबर, और ये क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। मोल निकल गया? नहीं निकला? ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है। मोल निकालना सबसे आसान काम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अगला, कि अगर आपको किसी ने क्या दे दिया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना दे करके क्या दे दे? मास दे दे। क्या दे दे? मास दे दे। तो मास दे दे तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, अगर आपको मास दे दिया जाए, व्हेन वी हैव मास ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज मतलब वही कोई भी सब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल। व्हेन वी हैव मास ऑफ सब स्पीसीज। अगर आपको किसी का मास डायरेक्टली दे दिया, कितना ग्राम देश, इतना ग्राम देश,
तो आप क्या करेंगे, मोल कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। किसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको? मूलर मास का कॉन्सेप्ट याद है? किसका कॉन्सेप्ट? मूलर मास। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब कभी भी आप लोग मूलर मास का नाम सुनेंगे तो वहां देखिएगा उसका यूनिट के पीछे क्या लगाया रहता है? ग्राम लगाया रहता है कि नहीं रहता है? तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम। नहीं, अगर किसी स्पीसीज के मास के पीछे से ग्राम लिखा रहता है तो मैंने आपको बताया था कि उसका मीनिंग क्या है। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं ग्राम लिखा है उसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल को डिपिक्ट नहीं कर रहा है, वो कितने मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है? एक मूल मॉलिक्यूल को। जैसे एग्जांपल के लिए H2O का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है ये? 18 ग्राम। तो ये एक मॉलिक्यूल को नहीं बता रहा, ये कितने मॉलिक्यूल को बता रहा? एक मूल मॉलिक्यूल को बता रहा है। कितने को बता रहा है? समझ रहे बातों को? ये कितना मॉलिक्यूल हो गया? 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसका मास है 18 ग्राम। ठीक है। अब अगर आपको उसका मास दे दिया, मैं बोल देता हूं 100 ग्राम H2O है और आपको निकालना है क्या? मोल। कितना मोल H2O है? तो क्या करेंगे अब? वो जो मास आपको दिया हुआ है और एक मोल मॉलिक्यूल जो मास कंटेन करता है उससे डिवाइड कर देंगे तो मोल नहीं आ जाएगा? समझिए बातों को। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 100 ग्राम H2O है, तो 100 ग्राम हो गया गिवन मास, और एक मोल मॉलिक्यूल जितना मास कंटेन करेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस केस में जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे मोल निकालने का तो क्या करते हैं हम लोग? गिवन मास बाय मोलर मास, उस स्पीसीज का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और यहां चिपका देंगे। कोई दिक्कत? जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको दिया, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 100 ग्राम H2O। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला जो नीचे मैंने लिखा है इसको यूज नहीं कर लेंगे मोल निकालने के लिए? बोलिए, गिवन मास कितना है? 100 ग्राम, क्योंकि आपको 100 ग्राम का ही बताना है मोल, ये आपको गिवन दिया हुआ है कि नहीं? तो 100 ग्राम बाय मोलर मास कितना है? 18 ग्राम। क्या करेंगे? यहां से जो आएगा आपका कितना आएगा? ये 50/9, यही क्या होगा आपका? मोल हो। इतना मोल H2O आपको दिया जा रहा है। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? चलिए, ये बातें हो गई थी। तो एक और मैंने बताई थी आपको कि अगर आपका कोई भी स्पीसीज चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, वो किस फेज में रहे? गैसियस फेज में रहे, तो वहां पे एवोगाड्रो लॉ का क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एवोगाड्रो। किसको किसको याद है एवोगाड्रो लॉ? ठीक है, मैंने एवोगाड्रो लॉ में क्या बताया था बेसिकली? मैंने बताया था, मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों दोनों सिस्टम आइडेंटिकल है। वैसे दिख नहीं रहे होंगे दोनों आइडेंटिकल, लेकिन है, मान लेते हैं। दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या? मैं कितना भी ट्राई कर लूं मैं नहीं बना पाऊंगा। मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि इसकी जितनी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मन है कि मैंने इसमें भर रखा है H2 गैस। कौन सा गैस? और इसमें मैं भरूंगा N2 गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका प्रेशर टेम्परेचर जितना रखना चाहता हूं उतना ही प्रेशर एंड टेम्परेचर मैं इसका भी रखता हूं। ठीक है, मान लीजिए इस सिस्टम का प्रेशर P है और इसका टेम्परेचर कितना है बाबू? T। कोई दिक्कत? वही प्रेशर एंड टेम्परेचर मैं इस सिस्टम पे भी चिपकाऊंगा। तो इसका प्रेशर कितना हो गया? P। टेम्परेचर कितना हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए। प्रेशर टेम्परेचर भी मैंने क्या किया? कांस्टेंट कर दिया, मतलब जितना उसका उतना ही इसका। उसके बाद वॉल्यूम तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, सेम सिस्टम, एक ही जैसा सिस्टम है। अब एवोगाड्रो साहब क्या कहते हैं? अगर इतनी बातें आपने कर ली, इतनी बातें आपने दोनों सिस्टम पे अप्लाई कर दिया,
तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या सीधा मैं मोल कहता हूं, नंबर कहता हूं तो मोल कहता हूं, क्या झिझक रखना है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, जितना मोल यहां H2 दिखेगा उतना ही मोल यहां पे N2 भी रहेगा। ठीक है, कितना मोल, मान लीजिए अगर यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 ये आपको X मान लेते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 क्या होगा, X ही होगा, सेम होगा। अगर यहाँ 5 मोल है, यहाँ पे भी कितना होगा, 5 मोल। ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका गैस कौन सा ले, यहाँ पे आप H2O वाला डाल दीजिए, यहाँ पे आप O2 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, अगर इतना कंडीशन आपने रखा है तो। समझने बातों को, ये बातें हमने बात की थी किसके बारे में, एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। ठीक है, इतनी बातें पहले हो चुकी है। थीम समझे कि नहीं, थीम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम सेम है, ओके, प्रेशर टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, तो जितना नंबर ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसके बाद मैंने आपको एक बात भी बताई थी एनटीपी के बारे में। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखता हूं, कांस्टेंट रखता हूं, नॉर्मल रखता हूं, क्या रखता हूं, नॉर्मल रखता हूं एट एनटीपी, एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सारे गैसेस का एक मोल एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा, चाहे वो एक मोल H2O का लीजिए, एक मोल O2 का लीजिए, एक मोल N2 का लीजिए, वो सब क्या करेंगे, फिक्स वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, नहीं करेंगे। और वो फिक्स वॉल्यूम क्या था, बेसिकली 22.4 लीटर। क्या स्टेटमेंट है कि एक मोल गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम, कब, एनटीपी पे, और ये फिक्स है, सारे गैस उतने ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, सारे गैसेस का एक मोल उतना ही करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम अगर दे दिया जाए तब भी आप मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या दे दिया जाए, तीसरा देख लीजिए, व्हेन वी हैव वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम, कोई दिक्कत। जब आपको क्या दे दिया जाएगा, अभी वॉल्यूम दे दिया जाएगा, आप मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। मोल निकालना आसान हो गया है कि नहीं, अब अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एवोगाड्रो वाला, तो हाँ, मान लीजिए मैं आपको वॉल्यूम दे देता हूं कि 100 लीटर O2 है, बताओ कितना मोल है, क्या करेंगे। तो 100 लीटर हो गया आपको गिवन वॉल्यूम, और एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे क्या करो, डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम लिख दो क्या, या सीधा लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, 22.4 लीटर, लेकिन शर्त क्या है, एनटीपी पे होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको मोल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, इफ यू हैव 150, एक काम करो, ठीक है, आपको इतना लीटर O2 गैस दिया हुआ है, कहां पे, एट एनटीपी, क्या निकालना है आपको, मोल ऑफ O2, कितना मोल हुआ। क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22 गिवन वॉल्यूम कितना है, अरे 44 पॉइंट, और ये कितना है, कितना हो गया, कोई दिक्कत, ये ठीक। उसके बाद हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मैंने अभी अभी काम करना उस पर शुरू किया था, क्या नाम था उसका,
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था। क्या मीनिंग बताया था? बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन, इन सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके थ्रू हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है और अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके, ठीक है, तो बोलेंगे किसका करेंगे, कैसे करेंगे, वो अभी देखेंगे। तो आप जानते हैं बेसिकली केमिस्ट्री में होता क्या है? क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता, केमिकल चेंजेज होते हैं और केमिकल चेंज होके आपको प्रोडक्ट मिलता है। पूरा दुनिया में हर सेकंड यही हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? अब उसी केमिकल चेंज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे आप लोग कॉपी पे एक इक्वेशन जैसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलिए, एक इक्वेशन लिखते हैं ना। मान लीजिए इस तरीके का इक्वेशन आप लिखा, ये बेसिकली क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जहां पे ये साइड जो है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। और बीच में हम लोग किसका साइन देते हैं, एरो का। ये एरो क्या बताता है कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर रहा है। क्या बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? बेसिकली यही होता है। अब आप क्लासरूम में बैठे बैठे हर रिएक्शन को तो करेंगे नहीं, लेकिन क्लासरूम में बैठे बैठे बोर्ड पे हर केमिकल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब लिख लेंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए आप लैब में काम कर रहे हैं और आपके प्रोफेसर साहब ने कहा कि जाओ 100 ml या 100 ग्राम H2O बना के लाओ। H2 NO2 सारी चीजें आपको मिली हुई, सब कंडीशन, सारे साधन आपको मिले हुए हैं। आपको क्या बनाना है, 100 ग्राम H2O, ठीक है, लैब में प्योर ही बनेगा। क्या करेंगे आप, गए और जहां पे हाइड्रोजन रखा था ऐसे करके ले आए, यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे ले आए, दोनों को मिला दिया, बन गया H2O, और जाके प्रोफेसर साहब को दे दिए। यही करेंगे ना? हाँ। और गलती से अगर प्रोफेसर साहब आपके लैब में आ गए और ये कांड आपका देखा, तो अगर 100 ग्राम से 101 ग्राम बना होगा तो क्या बोलेंगे, वो होगा। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप गौर से देखेंगे, उसमें एक कंडीशन मस्ट है, क्या, उसका अमाउंट। कितना अमाउंट आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, कितना अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कितना अमाउंट बच जा रहा है, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है? अगर ये ना हो तो आप कोई भी रिएक्शन कर पाएंगे ढंग से? पैसा बर्बाद ही करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए अब इस काम को बहुत ही आसान बनाने के लिए हम किसका सपोर्ट लेते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का। ठीक, आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, आपको पहले ही जानकारी हो जाएगा कि 100 ग्राम H2O बनाने के लिए इतना ग्राम H2 ले लो, इतना ग्राम O2 ले लो, और जो कंडीशन है उसको अप्लाई करो, तो 100 ग्राम ही H2O क्या होगा, बनेगा। समझ रहे बातों को? कोई दिक्कत? यही बात हुई थी ना, ठीक है। यहाँ जो ये छोटे छोटे स्मॉल लेटर में सब दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इसका बहुत मायने है, कोएफिशिएंट का बहुत मायने है। आप लोगों ने जब प्रॉब्लम बनाया होगा तो इसको देखा भी होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, क्यों ना एक रियल केमिकल इक्वेशन को एनालाइज कर ले और पता करें कि उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या रोल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी H2O के बारे में, तो चलिए H2O ही ले लेते हैं, शुरुआत में समझने में आसान भी होता है। ये आपको क्या बना रहा है, H2 प्लस O2 मिलके H2O क्या बना रहा है, अरे बोलिए, समझ गए? लेकिन ये केमिकल इक्वेशन अभी अपूर्ण है। कोई बताएगा क्यों? बैलेंस नहीं है। केमिकल इक्वेशन श्रृंगार रहित होता है जब तक बैलेंस नहीं होता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो विशु? ठीक नहीं दिख रहा ना ये? तो क्या करना पड़ेगा आपको,
ना ना ना, श्रृंगार करना पड़ेगा, उसका श्रृंगार है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये केमिकल इक्वेशन तो बहुत ही छोटा सा है, आप लोग 4-5 सालों से इसको बैलेंसिंग करते आ रहे होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। छोटे छोटे इक्वेशन तो आप ऐसे नींद में ही बैलेंस कर देते होंगे, नहीं? तो इस इक्वेशन को भी आप वैसे ही बैलेंस कर देंगे। इधर 2H2 है, इधर भी 2 है, आपका मन खुश। यहाँ 2 ऑक्सीजन, वहां 1 ही है, क्या करूं? यहाँ 2 लगा दो। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन में याद रखिए, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? ऐसा कोई रूल नहीं है, करने से कन्वीनियंस ही रहती है। ठीक है, कर दिया। ऑक्सीजन क्या हो गया अब? लेकिन हाइड्रोजन गया है बेचारा, गड़बड़ा। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे? यहाँ क्या करना होगा? अब हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया था कि ये कितना इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में वही मेन थीम था कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितना आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एक एक करके इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेना। ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? पहला इंफॉर्मेशन आप ही लोग बताएंगे। पहला इंफॉर्मेशन मैंने क्या बताया था संजना? है वो भी, लेकिन मैंने पहला वो नहीं बताया था। चलिए मैं ही कर देता हूँ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, मॉलिक्यूल से शुरू करते, छोटे से शुरू करेंगे, फिर आपस में बढ़ते जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 react with O2 and form, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो इसको मैं लिख दूं ऐसा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। मेरी अक्षर जो है, जो मोती की तरफ बिल्कुल भी नहीं होती, दिख रही कि नहीं आपको? दिख रही ना? उसमें भी दिख रहा है। अच्छा जाने दीजिए। 1 molecule of O2 and form what? 2 molecule of H2O। ये पहला आपको इंफॉर्मेशन देता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या देता है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मोल की तरह ट्रीट करूं, मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट ना करूं इसको, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे कन्वे करवाओ कि ये मुझे मॉलिक्यूल का नंबर ना दे करके मोल दे, तो सिंपल यही स्टेटमेंट होगा। बस यहां मॉलिक्यूल के बदले क्या चिपका देना होगा आपको? मोल चिपका देना होगा। तो ये भी ये बताता है कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of O2 and form 2 mole of, ठीक है गीतांजलि? ठीक था ना? ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन और भी कुछ दे रहा था ना? क्या? मास के बारे में। यस, अगर मैं मोल लिखता हूं तो सीधा इसको मास के टर्म में भी तो बोल सकता हूं ना? नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मोलर मास आपको क्या दर्शाता है? 1 मोल का ही मास ना। तो मैं मोल के बदला मास के बारे में भी सीधा लिख दू। तो 2 मोल ऑफ H2 ना लिख करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 4 ग्राम ऑफ, इससे किसी को दिक्कत हुई हो तो बोलेंगे क्यों मैंने 4 ग्राम लिखा। 1 मोल ऑफ H2 कितना ग्राम बाबू? 2 मोल ऑफ H2 कितना? 2 दूनी आता है ना पारा। तब 4 ग्राम ऑफ H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसके साथ? 32 ग्राम ऑफ O2। यही कह रहा है नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा ना ना, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है सब बातें। 32 ग्राम ऑफ O2 एंड फॉर्म कितना? इसका मोलर मास पता है ना पानी का? 2 16 16 2 18 18 दूनी। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी कुछ था क्या? हाँ, वॉल्यूम वाला जो मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम वाला भी तो एक दे सकता है ना? क्या दे सकता है? वॉल्यूम वाला। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम वाला किसके लिए एप्लीकेबल होगा? गैस के लिए। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में उसको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गैसियस सिस्टम में ही लगाएंगे।
वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में देखे बाबू तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग तो सीख गए हैं। 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 reacts with, यहां तो 1 मोल है ना, 4 लीटर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात है इसके टर्म में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये चारों मैसेज आपको देता है, ठीक है। और ये चारों मैसेज कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ये तो आप वैसे ही सीख गए होंगे, लेकिन इसका काम आपको बस ऐसे दिखाना नहीं था। मेन मुद्दा कहाँ आता है, आप इसका यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मामला वहां पे है। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे, प्रॉब्लम बनाते समय जो। चलिए ये रिएक्शन क्या कह रहा है, ये रिएक्शन तो आप लोगों के जीवन में बहुत अहम पोजीशन रखता है कि नहीं रखता है, सारा जहां इसी से टेंशन ग्रस्त है अभी, नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फुली डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होने के बाद क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है ना। तो ये कार्बन मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और मेरा मन है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं, मेरा मन है, कोई दिक्कत, ठीक। मेरा मन है कि मैं 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं, कितना, 100 ग्राम। कितना ग्राम कार्बन लगेगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, ये जानकारी कौन देगा मुझे, आप लोग, और कौन देगा, स्टोइचोमेट्री पढ़ लिया है आप लोगों ने अभी, और क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बाबू, वी हैव टू प्रिपेयर, वैसे ये प्रिपेयर करने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, वैसे ही हो रहा है ये सब। 100 ग्राम ऑफ CO2, how much amount of carbon and कोई दिक्कत, इससे किसी को कोई समस्या, बोलिए, खुल के बोलिए। कैलकुलेशन इसी में से किसी इंफॉर्मेशन को लेके होगा, तो बहुत ही आसान है। अब उस इक्वेशन को हम लोग देखें, हमको क्या निकालना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास। तो उसमें से जो तीसरा नंबर वाला है वो कॉन्सेप्ट यूज कर लूं क्या मैं, तीसरा नंबर में था ना जहां सिर्फ मास के बारे में बातें हो रही थी, वो कॉन्सेप्ट सीधे यूज कर लूं मैं। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अब आप स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जानते हैं तो ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन, ये बैलेंस है कि नहीं है, चलिए ये 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 गैस से रिएक्ट कर कितना मोल CO2 दे रहा है, 1 मोल CO2। किसी को इस बात पे डाउट है क्या, नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन काफी है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इन तीनों में से अगर किसी के बारे में आपको दे दिया जाए इंफॉर्मेशन, बाकी सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं, इन तीनों में से किसी के, सिर्फ इसी के बारे में नहीं, कोई भी इक्वेशन हो अगर उसमें से एक स्पीशीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो बाकी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते। ये तो मजा है स्टोइचोमेट्रिक का, नहीं है। चलिए अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से और कितना फॉर्म करता है, 1 मोल CO2। अब 1 मोल कार्बन का मोलर मास कितना होता है बाबू, 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन फॉर्म कितना ग्राम CO2, 44 ग्राम ऑफ, क्यों, क्योंकि उसका मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। सबको निकालने आता है ना, कार्बन का 12, O2 हो गया 32, 32 12 44। कोई दिक्कत इस स्टेटमेंट में, किसी को समस्या, फिर तो 1 ग्राम में कितना होगा, बोलिए, इतना होगा कि नहीं होगा, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत, अरे बोलिए तो,
अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? इंफॉर्मेशन दिया हुआ है किसकी? CO2 की। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम CO2 लिखना पड़ेगा ना पहले। इस स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उलट देता हूँ। क्या करता हूँ? उलट देता हूँ। तो 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 12/44 ग्राम ऑफ, होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसकी दी हुई है? CO2 की। तो मैं क्या किया, उसको पलट दिया। एक ही बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12/44 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो 1 ग्राम CO2 से कितना प्रोड्यूस होगा? 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। उतना ही यूज होगा ना। इसीलिए कितना ग्राम दिया हुआ है? 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कितना आया? 27 पॉइंट, समझ गए? कार्बन का निकल गया। बोलिए, कोई दिक्कत? अब यही काम करते हुए ऑक्सीजन का भी तो निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? फिर से वही वाली बात। क्या बात? कि 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम, अब ऑक्सीजन का लेंगे, कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा? 32 ग्राम। कितना ग्राम? कोई दिक्कत? तो 1 ग्राम में कितना? 32 बाय, बोलिए, आपको कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। तो कितना हो गया? इंटू ऑक्सीजन का निकल गया ना। कितना आया? 72 ग्राम। समझ गए? आपको क्या दिया हुआ था? सिर्फ और सिर्फ मास दिया हुआ था किसका? CO2 का। आपने इस कैलकुलेशन जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके थ्रू ये निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? आज की कथा समाप्ति की ओर यहीं से बढ़ रही है। आप लोग अब किसका आनंद लेंगे? फिजिक्स का आनंद लीजिए।